नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आइबेक्स स्टडी पॉइंट पर। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मीर जाफ़र के विषय में। इससे पूर्व हमने नवीन राज्यों के उदय के विषय में और भी वीडियो बताए हुए हैं, जिस पर हमने आपको पहले मुर्शिद कुली खां के बारे में बताया हुआ है, फिर अली वर्दी खां के बारे में बताया है और तीसरा वीडियो आया हुआ है सिराजुद्दौला के बारे में। तो ये सभी बंगाल के नवाब हैं। जब से स्टार्ट हुआ था बंगाल के नवाब, तो हम वहाँ पर आपको नवीन राज्यों के उदय के विषय में स्टार्ट किए हुए थे क्लास। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उस पर आप जा करके इससे पहले के वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मीर जाफ़र। मीर जाफ़र 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक राजा बंगाल का नवाब बनता है। इसके पहले सिराजुद्दौला बनता है। तो चलिए हम इसकी विस्तृत जानकारी आपको वीडियो में देते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मीर जाफ़र नवाब कब बनता है? तो इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, लेकिन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और रॉबर्ट क्लाइव के साथ मीर जाफ़र मिल गया था। मीर जाफ़र मिलने के कारण क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गए और सिराजुद्दौला के हारने पर अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बनाया था। तो मीर जाफ़र की जो विस्तृत जानकारी है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि देखिए, मीर जाफ़र क्या था, सिराजुद्दौला का सेनापति था। यानी जब सिराजुद्दौला नवाब हुआ करता था तो उस समय उसका सेनापति मीर जाफ़र बना हुआ था। अब मीर जाफ़र के विषय में थोड़ा सा और पहले हम आते हैं। देखिए, प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से ये मिल गया था, जिस कारण से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गए थे। जबकि सिराजुद्दौला की 50,000 सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी उनके पास, लेकिन और रॉबर्ट क्लाइव के पास कम सेना थी। लेकिन कहते हैं ना, गद्दार जहाँ पे मिल जाए वहाँ पर चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी सेना हो, आप जीत नहीं सकते हैं। वही इनके साथ हुआ था सिराजुद्दौला के साथ। मीर जाफ़र को देखिए एक देशद्रोही के रूप में भारत आया। अब हम मीर जाफ़र की स्टार्ट जब करते हैं तो मीर जाफ़र आया कहाँ से? बाहर से आया। बाहर से आ करके एक देशद्रोही क्यों कहा गया? क्योंकि इसने देशद्रोह के तौर पर किया और सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी, इसलिए इसको देशद्रोही कहा गया। तो मीर जाफ़र एक देशद्रोही के रूप में भारत आता है। और यह कब आया था? सिराजुद्दौला से पूर्व में। सिराजुद्दौला से पूर्व में कौन था? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां कौन थे? तो अली वर्दी खां सिराजुद्दौला के नाना हुआ करते थे और अली वर्दी खां उस समय नवाब थे बंगाल के। तो जब बंगाल के नवाब थे अली वर्दी खां, तो उसने अली वर्दी खां का विश्वास जीतने के लिए उसके यहाँ क्या किया, वहाँ पर आए और बख्शी के पद पर आसीन हुआ। किस पद पर आसीन हुआ? बख्शी के पद पर। यानी अली वर्दी खां के समय बख्शी के पद पर इसको नियुक्त किया गया और ये काम करने लगा किसके अंडर में? अली वर्दी खां के साथ में। ठीक है, अली वर्दी खां नवाब थे। इसके बाद अली वर्दी खां के समय दो युद्ध हुए थे। एक कटक का युद्ध हुआ था, ठीक है, एक कटक का युद्ध हुआ, दूसरा मेदिनीपुर का युद्ध हुआ। ठीक है, मेदिनीपुर का युद्ध हुआ। तो कटक के युद्ध में हुआ क्या था कि कटक के युद्ध में जब नवाब का भतीजा था शौकत जंग, तो नवाब का भतीजा एक शौकत जंग था, ठीक है, वो फंस गया था। तो उसको मीर जाफ़र ने बचाया था। मीर जाफ़र ने बचाया और मराठों को हराने में सफल हो गया। यानी मराठों के साथ ये युद्ध हुआ था कटक का, और मराठों के साथ जब युद्ध हुआ अली वर्दी खां का, तो यहाँ पर उसने उसके भतीजे को बचाया और भतीजे को बचाने के बाद इसने मराठों को भी हरा दिया था। तो कटक के युद्ध में इसने अपनी छवि अच्छी बनाई और अली वर्दी खां के साथ अच्छे से काम करने लगा। इसके बाद मेदिनीपुर के राय में मेदिनीपुर का एक युद्ध हुआ था मराठों के साथ, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, मराठों की सैन्य शक्ति इतनी अधिक थी, इतनी अधिक सैन्य शक्ति थी कि उसको देखकर यह भाग गया। जब भाग गया तो उससे पता चलता है, इसकी कायरता का पता चलता है। मीर जाफ़र की कायरता का पता कहाँ से चलता है? मेदिनीपुर के युद्ध से, जहाँ पर इसने सैन्य शक्ति को देखकर ही वहाँ से भाग गया था। आगे आते हैं तो यह मीर जाफ़र के अंदर एक ये भी था कि जब से वह आया था वह यह सपने देखता था कि मैं बंगाल का कब नवाब बनूं। तो बंगाल के नवाब बनने के सपने उसके अंदर हमेशा से रहे, जिस कारण से वह हमेशा एक देशद्रोही के तौर पे काम करता रहा। अब उसने क्या किया कि जब अली वर्दी खां शासन कर रहे थे, नवाब बने थे, तो अताउल्ला खां के साथ मिल करके, एक अताउल्ला खां था सैनिक, जिसके साथ मिल करके इन्होंने क्या किया, नवाब को मारने की साजिश रची। किसको मारने की? अली वर्दी खां को। ठीक है, अली वर्दी खां को मारने की साजिश रची थी, परंतु उसका क्या हुआ, पता चल गया। ठीक है, साजिश का पता चल गया। जब साजिश का पता चल गया तो अली वर्दी खां ने क्या किया, इसको उसके पद से बर्खास्त कर दिया, बख्शी के पद से बर्खास्त कर दिया था। फिर इसके बाद यह काम करता रहा तब भी सैनिक के रूप में। और उसके बाद अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद जब सिराजुद्दौला, यानी कि अली वर्दी खां की पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला, और वो नवाब बन जाता है। नवाब बन जाता है। नवाब बनने के बाद
क्या हुआ कि शौकत जंग जो था उसके साथ मिल करके क्या किया, बंगाल पर आक्रमण करने की साजिश रची। किसने साजिश रची थी? मीर जाफ़र ने। यानी कि मीर जाफ़र इतना लालायित था बंगाल का नवाब बनने के लिए कि उसने एक बार सिराजुद्दौला के साथ भी ऐसा काम किया और एक साजिश रची कि वह बंगाल पर आक्रमण करना चाहता था, और साथ किसका लिया? शौकत जंग का। ठीक है, तो इसका साथ लेकर के करने की कोशिश की, लेकिन उस साजिश का भी पता सिराजुद्दौला को चल गया, और जब सिराजुद्दौला का पता चल गया तो उसने उसके पद से उसको हटा करके बक्सी के पद पर फिर से आसीन कर दिया, और बक्सी के पद पर किसके पास भेज दिया? मीर मदन के पास। मीर मदन कौन था? तो मीर मदन जो था ये सिराजुद्दौला का बहुत खास आदमी था, इसी के साथ काम करता था सिराजुद्दौला के साथ भी, तो इसने मीर मदन के साथ उसको रख दिया बक्सी के पद के लिए। अब जब भी इसने इसके पास भेज दिया, अब इसकी भी ख्वाहिश क्या थी? सिराज हमेशा से नवाब बनने की। तो ये रॉबर्ट क्लाइव जब आया, अंग्रेज भारत आए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? इसका सहारा लेकर के, यानी इससे मीर जाफ़र से मुलाकात की, और मीर जाफ़र से मुलाकात करने के बाद उसको ये आश्वासन दे दिया कि अगर तुम हमारी तरफ मिल जाते हो तो और सिराजुद्दौला को हराने में सफल होते हैं तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। इस लालच में वह, उसके अंदर इतना लालच था नवाब बनने का कि उसने तुरंत इसको हाँ कर दिया, और रॉबर्ट क्लाइव को हाँ करने के बाद ये मिल गया, और इसके साथ 2-3 लोग और थे जो सब मिल करके इनको सिराजुद्दौला को धोखा दिया। इसके बाद जब 1757 ईस्वी में अंग्रेजों का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, तब इसने वहाँ पर हार गया, और हारने के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने किसको बना दिया? मीर जाफ़र को, कहने के अनुसार। अब हुआ क्या कि जब 1757 ईस्वी में मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनता है, तो बंगाल का नवाब बनने के बाद यह एक कठपुतली सरकार की तरह, जैसे कहते हैं कठपुतली सरकार की तरह रह गया। यानी बंगाल में कुछ भी काम करना होता था वह रॉबर्ट क्लाइव से पूछता था, रॉबर्ट क्लाइव जो भी वहाँ से निर्देश देता था वही कार्य कर पाता था। इसके अलावा अगर कुछ भी अपने मन से करना चाहता था तो रॉबर्ट क्लाइव ने अगर मना कर दिया तो वह उसको कर नहीं पाता था। तो यहाँ से एक क्या हुआ कि यह कुल मिलाकर पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में हो गया, जो वो चाहते थे वही हो पाता था। अब एक हाजिर दरबारी था इनके दरबार में मीर जाफ़र के, जिसने क्या कहा था? मीर जाफ़र को कहा था कि यह कर्नल क्लाइव का गधा है। ठीक है, इसको एक कहते थे, हाजिर दरबारी थे, वो कहते थे कि ये कर्नल क्लाइव का गधा है। उसका कारण यही था कि क्योंकि कर्नल क्लाइव जो कहता था वही मीर जाफ़र कर पाता था। इस कारण से 1757 से 1760 ईस्वी तक यह जब चलता रहा इसका राज, 1760 ईस्वी तक यह तंग आ गया। मीर जाफ़र इतना तंग आ गया कि तंग आकर के इसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और अपना त्याग करने के बाद पद से, क्योंकि यह चला नहीं पा रहा था अपने अनुसार शासन, तो इसने क्या किया कि अपना जैसे त्यागपत्र दिया तो इसकी जगह पर मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम को राजा बना दिया गया। ठीक है, मीर कासिम को 1760 ईस्वी में यहाँ पर नवाब बना दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया मीर कासिम को। किस लिए बनाया था? इसलिए बनाया था कि ये हमारे अनुसार काम करेगा। लेकिन मीर कासिम एक ऐसा नवाब निकला जो कि सिराजुद्दौला के बाद दूसरा अलीवर्दी खां के बाद भी अच्छा शासक था, अच्छा शासक बना। तो इसने क्या किया? अंग्रेजों का कहना थोड़ा सा मानना बंद कर दिया। जब अंग्रेजों कहना मानना बंद कर दिया तो अंग्रेजों को इसके खिलाफ कई कार्रवाई करनी पड़ी, ताकि उनका जो राज है कर लेते थे, कई कर लगते थे अंग्रेजों को, उन करों से राहत नहीं मिल रही थी, करों को फिर से वापस लगा दिया था इसने। तो इसकी मीर कासिम के बारे में हम आपको जो भी जानकारी, विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में आपको देंगे, उसमें मीर कासिम के बारे में पूरा बताएंगे। यहाँ पर हम मीर जाफ़र के बारे में चल रहे हैं, इसलिए मीर जाफ़र के बारे में चलते हैं कि अभी इसको ड्रॉप करते हैं कि ये 3 साल तक मीर कासिम राज करता है, और 3 साल के बाद जब अंग्रेजों का कहना नहीं मानता है तो अंग्रेज क्या करते हैं कि मीर कासिम को हटा देते हैं, उसके खिलाफ युद्ध जारी कर देते हैं, और मीर जाफ़र को पुनः 1763 ईस्वी में, कब? 1763 ईस्वी में फिर से गद्दी पर बिठा देते हैं। अब गद्दी पर जब बैठ जाता है तो फिर से ये कार्य करता है, और यह 1765 ईस्वी तक, कब तक? 1763 से 1765 ईस्वी तक फिर से बंगाल का नवाब रहता है, और 1765 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
1765 में इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र होता है, इसका पुत्र जिसका नाम था नजमुद्दौला, ठीक है, नजमुद्दौला, वह सिंहासन पर बैठता है। तो मीर जाफ़र की कहानी यहाँ से है, इसको देशद्रोही के तौर पे लिया गया और ये यहाँ पर भी 63 से 65 तक राज करता है, नवाब बनता है। और इसी बीच में बंगाल, देखिए बक्सर का युद्ध भी होता है, जो कि बक्सर का युद्ध मीर कासिम के साथ होता है। तो हम अगले वीडियो में आपको मीर कासिम के बारे में पूरी जानकारी देंगे और बक्सर के युद्ध के भी विषय में भी उसी में आपको जानकारी देंगे। यहाँ पर मीर जाफ़र के बारे में जो हमने बताया है ये यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो हमारे साथ बने रहें और हमारे पुराने वीडियो जो भी हैं पूरे आधुनिक इतिहास के पूरे प्लेलिस्ट हमारे प्लेलिस्ट में अटैच है, तो वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं, जो कि पुर्तगाल से शुरू होता है, पुर्तगालियों के आगमन से, और यहाँ तक अभी ख़त्म हो चुका है और आगे जो भी वीडियो है वो आते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।